डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कैंपेन रैली साउथ कैरोलिना में उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास एक यूरोप का कोई देश का लीडर आया और उनसे कहा ट्रंप से कि आप हमारी मदद करोगे अगर हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। तो उसी नेता ने ऐसे भी कहा कि हमारा जो फंडिंग है नेटो में वो कम है, जो जिस हिसाब से फंडिंग 2% तय की गई है उसके हिसाब से फंडिंग कम होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कहा कि जब आपकी फंडिंग आप पूरी नहीं कर रहे हो तो आप क्यों डिपेंडेंट हो हमारे ऊपर, हम आपकी मदद नहीं करेंगे अगर आपके ऊपर अटैक हो जाता है। तो ये जो किस्सा है इसको डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन अपने जो रैली में सुनाया। और ये जो उन्होंने किस्सा सुनाया इससे बवाल मच गया है खासतौर में यूरोप के देशों में, क्योंकि यूरोप के देश इस समय अमेरिका के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। जो भी डिफेंस यूरोप के देशों में होता है उसका जिम्मेदारी अमेरिका ने कई सालों से ले रखी है। तो ऐसे मौके में जब एक पूर्व राष्ट्रपति ये बयान देता है और ऐसा राष्ट्रपति जिसका फिर से बनने का चांसेस है 2024 में, तो फिर एक बेचैनी इनके नेताओं के बीच में जो यूरोप में है वो शुरू हो गई है। और इसको लेकर यूरोप के कुछ जैसे नेटो के सेक्रेटरी जनरल उनका स्टेटमेंट रखा है। तो जैन स्टोलटनबर्ग कहते हैं कि जो नेटो अलाइंस है वो एक इकट्ठा है। अगर कोई भी देश अलग होने की बात करता है या फिर कुछ डिफरेंसेस लाने की कोशिश करता है तो फिर उससे पूरा का पूरा नेटो के ऊपर असर पड़ेगा और ये ठीक नहीं है। ये जैन स्टोलटनबर्ग का कहना है। तो जैन स्टोलटनबर्ग लंबे समय से नेटो के सेक्रेटरी जनरल है और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काम कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ जब मीटिंग की थी तो बड़े कड़े शब्दों में जैन स्टोलटनबर्ग से कहा था उन्होंने कि आपको अपना जो कोटा है उसका भरना पड़ेगा। यानी कि जो नेटो देश है उनमें सब ने ये मिल के डिसीजन ले रखा है कि वो अपनी जीडीपी का 2% वो डिफेंस में खर्च करेंगे। तो अभी मात्र 5-6 देश ये जो कि 2% खर्च कर रहे हो, जिसमें अमेरिका शामिल है और कुछ और देश शामिल है। ज़्यादातर जो देश है वो 0.5% या 1% खर्च कर रहे डिफेंस में, जो कि बहुत कम है। तो इसी का ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की थी अपने जब वो राष्ट्रपति बने थे उससे पहले सबसे पहले मीटिंग में उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि जितने देश है नेटो के मेंबर सबको 2% मिलिट्री में खर्च करना पड़ेगा। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने शुरू से ही नेटो के ऊपर वो सवाल भी उठाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेटो के जो मेंबर्स अपना कोटा भरने को पूरा नहीं करेंगे तो हम नेटो से अमेरिका को बाहर निकाल सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। जो वाइट हाउस है यानी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। और इससे इस समय खासतौर में जब नेटो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि रसिया ने आक्रमण कर रखा है यूक्रेन के ऊपर, तो नेटो को इकट्ठा होना चाहिए, उसको सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। ऐसे मौके में पूर्व राष्ट्रपति इस तरह से विवादित बयान दे रहे हो ठीक नहीं है। अभी बात की जाए तो ये एक यूरोप के देशों में अंदर बेचैनी आ रखी है और वो वहाँ पर सवाल उठने लग गया है क्या वो अब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। अब क्या है कि 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं अमेरिका में, तो यूरोप के देशों में इसका असर होता है। यूरोप के देशों में उनको बेचैनी होने लग जाती है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, उस हिसाब से जो राष्ट्रपति होगा उसकी पॉलिसी भी होगी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप 2024 में वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हो भी सकता है कि वो अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल दे। ऐसा होता है तो फिर यूरोप पूरा अकेला पड़ जाएगा और रसिया यूरोप को धमकाने की कोशिश करेगा। तो इसकी तैयारी के लिए यूरोप के देशों ने सेल्फ डिफेंस की एक आइडियोलॉजी निकाल रखी है, फिर एक प्लान निकाल रखा है। हालांकि इसमें अभी कोई खास कठोर इसमें कदम नहीं उठाया, लेकिन अभी तक ये प्लान के बारे में सोचा जा रहा है कि अगर अमेरिका नेटो से बाहर निकल जाता है तो यूरोप आपस में मिलके वो डिफेंस करेगा रसिया के खिलाफ। तो ये ज़रूरी है यूरोप अपने पैरों में खुद खड़ा हो। और इसकी जो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है वो फ्रांस उठा रहा है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन उन्होंने ये यूरोपियन सोवर्जिनिटी की बात करते हो, तो उनका कहने का मतलब यही है कि यूरोप के अपने फैसले उसको खुद लेने चाहिए, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन ने आज क्लेम किया है कि रसिया की जो फोर्सेस है वो एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक का वो यूज़ कर रहे हैं। तो स्टारलिंक कंपनी ये एलन मस्क ने इसको स्टार्ट किया था और ये सैटेलाइट से ही कनेक्ट होता है सीधे, और सैटेलाइट से इसका मोबाइल इंटरनेट चल सकता है और साथ में फ़ोन कॉल भी हो सकते हैं स्टारलिंक की सुविधा से। तो स्टारलिंक इलॉन मस्क ने इसके लिए सैटेलाइट भेजे हुए अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी एक इनोवेशन है क्योंकि इससे
डायरेक्टली किसी भी मोबाइल नेटवर्क जो इससे जुड़ा रहता है उसका सैटेलाइट से कनेक्शन जुड़ जाता है, जिसके कारण कोई टावर की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से दूसरे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ अभी यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन की जो सेना है वो स्टारलिंक का यूज़ करके वो आपस में कॉन्टैक्ट बना रही है, कम्युनिकेशन उसका स्टारलिंक से बना हुआ है। अब क्या है कि यूक्रेन तो इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन को काफ़ी इससे मदद भी पहुंची है। खबर ये आई है कि रसिया भी इसका इस्तेमाल करने लग गया है, लेकिन रसिया कैसे इसका इस्तेमाल कर रहा है ये सवाल है, क्योंकि स्टारलिंक कंपनी इसकी जो सुविधा है वो रसिया में अवेलेबल नहीं है। तो फिर रसिया इसमें कैसे यूज़ कर रहा है इसको? हो सकता है कि वो हैकिंग कर रहा होगा, ये हो सकता है। लेकिन आज खबर ये आई है यूक्रेन की तरफ से कि रसिया के फोर्सेस भी स्टारलिंक का यूज़ कर रही है, और ये खबर इससे पता लगी है क्योंकि अभी रिलीज़ की उन्होंने रिपोर्ट, जिसमें दो रसिया सोल्जर्स आपस में बात कर रहे हैं। तो जो बात कर रहे हो स्टारलिंक की सहायता से वो आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये जो इन दोनों सोल्जर्स की बात है उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, और इंटरसेप्ट करके उसकी रिपोर्ट निकाली गई थी। तो उससे तब जाके पता लगा कि ये रसिया की जो सेना है वो भी स्टारलिंक का उपयोग कर रही है। रसिया में अभी इलेक्शन होने वाले मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने के इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे आज वो फाइनल हो गया है, क्लोज हो कर दिया गया है। तो अभी तक 4 कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करा दिया है, इसमें से एक पुतिन है और 3 और कैंडिडेट है। खास बात यह कि एक और कैंडिडेट थे जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, उनका नाम था बोरिस नजगदीन। ये रसिया एंटी वार कैंडिडेट थे, यानी कि ये लड़ाई के खिलाफ थे ये, और इन्होंने 2 लाख सिग्नेचर भी प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि वहाँ इलेक्शन में एक रिक्वायरमेंट होती है कि सिग्नेचर लाने पड़ते हैं अगर कोई कैंडिडेट अपने आप को कैंडिडेट के रूप में अगर वो क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको कैंडिडेट दिखा उसको अपने लोगों वोटर्स के सिग्नेचर दिखाने पड़ते हैं। तो ये व्यक्ति ने अपने सिग्नेचर भी दिखा दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके सिग्नेचर को मान्यता नहीं दी। और वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना ये है कि ये जो सिग्नेचर है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो पहले से डेड हो चुके हैं, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सिग्नेचर भी इस पेपर में लगे हुए हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आरोप लगाया कि इसने फ्रॉड किया है, तो इस वजह से इस नजगदीन का उनका जो एप्लीकेशन थी रजिस्ट्रेशन की वो कैंसिल कर दी गई। तो जो नजगदीन है वो हाई कोर्ट में जाने वाले, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ का है रसिया का, वहाँ पर वो चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो इलेक्शन है रसिया में ये मार्च के महीने में होने वाले हैं, और मार्च के महीने के इलेक्शन में पहले से तय है जीतेगा कौन। पुतिन ने जीतना है, जाहिर सी बात है, उनका सपोर्ट इस समय काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको 60 से ऊपर % वोट मिलेगा। तो पुतिन अगर राष्ट्रपति दोबारा से बन जाते हैं तो फिर उनका ये 2000 से लेकर अभी 2024 तक को लगातार रसिया के जो पॉलिटिक में सबसे ऊपर पोजीशन में हो, कभी वो राष्ट्रपति बनते, कभी वो प्रधानमंत्री बनते, लेकिन पिछले 20-25 सालों से वो राजनीति के सर्वोच्च शिखर में है और रसिया के। जापान ने प्लेज किया है कि वो यूक्रेन की हेल्प करेगा 15.8 बिलियन येन, जो कि अमेरिका डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो 106 बिलियन डॉलर। तो ये जो हेल्प जापान करेगा ये यूक्रेन का जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर होगा ये पैसा खर्च, जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, और रूबल जो रबल होता है यानी कि जो मलबा है उसको हटाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। तो यूक्रेन में इस समय बहुत वहाँ पर टूट फूट हो चुकी है, जितना रसिया ने खासतौर में जो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका पड़ता है वहाँ पर बिल्डिंगें लगभग टूट चुकी है काफ़ी सारी। तो इनको रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए फिर पैसे की ज़रूरत है। तो जापान इसमें हेल्प करना चाहता है अपनी। तो जापान की अगर बात की जाए तो जापान यूक्रेन जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो जापान डायरेक्टली तो मदद नहीं कर रहा है यूक्रेन की, अगर जैसे सेना में किसी प्रकार से हथियार अभी तक जापान ने नहीं दिए है यूक्रेन को, लेकिन वो इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, जैसे कि जो लड़ाई से जिसका संबंध इनडायरेक्टली तौर में उस क्षेत्र में जापान मदद कर रहा है, जैसे कि वो हेलमेट दे रहा है यूक्रेन को, डिफेंसिव वेपन दे रहा है जिससे यूक्रेन डिफेंस कर सके। ऑफेंसिव वेपन अभी तक जापान ने नहीं दिया है, क्योंकि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बैन है, कोई भी देश को जापान ऑफेंसिव वेपन नहीं दे सकता है। तो इसी कारण से जापान अभी तक यूक्रेन की ऑफेंसिव वेपन में सहायता नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा जापान रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी खर्च करने के लिए तैयार है। वो जैसे कि उसने आज 15.8 बिलियन येन ये पैसा उसने यूक्रेन के लिए जारी करेगा आने वाले समय में।